गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर। मैं आज आप लोग को समझाऊंगी मार्क्स का जो लास्ट में आज जो थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैं बेसिक मार्क्सवादी थ्योरी के बारे में हमने बताया था कि मार्क्सवाद सोसाइटी को किस तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करता है और वर्ल्ड जिस तरीके से मार्क्सिस्ट थिंकर्स या मार्क्सिस्ट थ्योरी ने सोसाइटी को डिफाइन किया कि कैसे सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है और क्लास स्ट्रगल का क्या रीज़न है, कि जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है कैसे क्लास के रिलेशनशिप को अनइक्वल बना दिया है। यानी कि एक तरफ मैंने बताया था कि समाज में क्या है, आपका पूंजीपति वर्ग है, दूसरी तरफ उसका श्रमिक वर्ग है। कार्ल मार्क्स ये भी बताया था कि जो वर्ग संघर्ष का जो इतिहास है वो बहुत लंबा रहा है। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टाइम में ही जो क्लास स्ट्रगल है वो शुरू से, वो ह्यूमन हिस्ट्री के समय से ही ये मौजूद रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज बताऊंगी कि जो मार्क्सिस्ट थियरी है वो इंटरनेशनल एरेना को किस तरीके से डिफाइन करने का प्रयास करता है। आपको मैंने बेस समझा दिया है मार्क्सिस्ट थियरी का। उस बेस के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरीके से है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों की का सिचुएशन कैसा है, राष्ट्र किन किन भागों में, जैसे कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी में कैसे डिवाइड है, या फिर ये विचार किसने दिया था, तो इसके बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि जब मैं मार्क्सिस्ट अप्रोच से रिलेटेड प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रही थी तो मैंने नाम लिया था ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की थी, यानी वैश्विक पूंजीवादी संरचना। वो कहते हैं, जो मार्क्सिस्ट विचारक हैं वो कहते हैं कि जो वैश्विक आपका पूंजीवादी संरचना है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वहाँ पे भी क्लास स्ट्रगल मौजूद है। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे भी इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिससे राष्ट्र जो क्या है, एक तरफ विकसित देश है और एक तरफ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या फिर विकासशील देशों में बटा हुआ है। यानी एक तरफ पूंजीवादी जो देश है, एक तरफ क्या है, गरीब देश है। वो कहते हैं कि ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड सोसाइटी पे उन्हीं राष्ट्रों का डोमिनेंस है या प्रभुत्व है जो राष्ट्र क्या है, पूंजीपति राष्ट्र हैं, कैपिटलिस्ट स्टेट है। वो वहाँ के रिसोर्सेज पे, वहाँ की पावर और पोजीशन पे, वहाँ की अथॉरिटी पे उनका प्रभुत्व है। और इसी कारण जो गरीब राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं या फिर कम विकसित राष्ट्र हैं, वो कहीं ना कहीं उन राष्ट्रों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। इसका भी क्या मेन रीजन है, वो कहे कि इकोनॉमिक फैक्टर ही ऐसा है जिसके कारण ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से बटा हुआ है, जिसमें एक तरफ कैपिटलिस्ट स्टेट है और दूसरी तरफ क्या है, पुअर स्टेट है। और इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशनशिप असमानता पे आधारित हो गया है। असमानता पे क्यों आधारित है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक फैक्टर ही इस तरीके से सोसाइटी का है जिसके कारण इनमें असमानता, अनइक्वल रिलेशनशिप हो गया है। और इसी तरह वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी वही सिचुएशन है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी उसी तरह से सिचुएशन है। नेक्स्ट है, अब हम थोड़े से बैकग्राउंड पे जाएंगे। जो कार्ल मार्क्स की कुछ पुस्तक हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या है, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन की पूंजीवादी व्यवस्था की स्टडी करते हैं। उनकी पुस्तक है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसमें उन्होंने बताया कि जो मटेरियल जो कंडीशंस ऑफ लाइफ है, उत्पादन की पद्धति को नियंत्रित करती है, जिसका मैंने डिस्कशन किया कि जो एक भौतिकवादी पद्धति की जो बात करते हैं, जो कि इकोनॉमिक बेस पे आधारित, फैक्टर पे आधारित है, जिसके कारण क्या कहते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन है या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो कहीं ना कहीं उत्पादन की पद्धतियों को नियंत्रित करती है, कि एक तरफ पूंजीपति है और एक तरफ आपका श्रमिक वर्ग है। इसको आप नोट कर लीजिएगा पुस्तक का नाम, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सेकंड है उनकी पुस्तक कार्ल मार्क्स और एंगल्स की द जर्मन आइडियोलॉजी। इसमें ये बताते हैं कि समाज की जो संरचना है उत्पादन की शक्तियों और संबंधों को प्रभावित करती है। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमने बता दिया कि एक तरफ क्या है कि वर्ग संघर्ष पे आधारित है, एक तरफ पूंजीपति है, एक तरफ श्रमिक है। तो जो समाज की संरचना, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे क्लास स्ट्रगल पे आधारित है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहीं ना कहीं क्लास
कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल क्या करती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका कि अभी मैंने बताया कि उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स 19वीं सदी में ब्रिटिश की पूंजीवादी व्यवस्था का अध्ययन किया था, जिसमें वो देखने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश में फैक्ट्री की किस तरीके से व्यवस्था है और मजदूरों की किस तरीके से दशा है, और श्रम, समय और मजदूरी, इन तीनों चीज़ों की उन्होंने स्टडी किया। और स्टडी में ये पाया कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जो आर्थिक जो कारक हैं, वो श्रमिकों और मजदूरों की स्थितियों को दयनीय कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज पे किसका अधिकार था, पूंजीपतियों का अधिकार था। श्रम कौन करता था, मजदूर वर्ग करता था, और उसका बेनिफिट कौन लेता है, पूंजीपति वर्ग होता है। तो इन तीनों चीजों का उन्होंने स्टडी कर मार्क्सवादी थ्योरी को डेवलप करने का प्रयास किया कि कैसे वर्ल्ड सोसाइटी में या कैसे समाज में क्लास स्ट्रगल मौजूद है, और क्लास स्ट्रगल तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक इन वर्गों के बीच का भेद ना समाप्त हो जाए, असमानता पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाए। और असमानता समाप्त होने के बाद की स्थिति उन्होंने बताया था कि कैसे होगा, कि स्टेटलेस सोसाइटी, जो स्टेट क्या है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रों का एक तरीके से, जो बड़े राष्ट्रों का, जो पावरफुल कंट्रियों का एक उपकरण है उनके बेनिफिट के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए या उनके सपोर्ट के लिए, वो स्टेटलेस सोसाइटी जब तक नहीं होगी तब तक समाज में वर्ग संघर्ष की धारणा समाप्त नहीं हो सकती है और साम्यवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में व्लादिमीर लेनिन आते हैं। ये भी एक मार्क्सवादी थिंकर हैं, रूसी की जो क्रांति हुई थी उसके प्रणेता है। ये बताते हैं कि इंपीरियलिज्म एज अ हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी पुस्तक है 1916 में, जिसमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो पूंजीपतियों का जो सरप्लस वैल्यू बचता है, यानी कि जितना उन्होंने कमाया, जितना उत्पादन किया, उसके बाद जो बेनिफिट उनके पास बचता है, उस बेनिफिट के लिए वो नए मार्केट की तलाश करते हैं, नए व्यापार की तलाश करते हैं, नई कंट्री की तलाश करते हैं और उसको वहाँ इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके साम्राज्यवाद को विकसित किया जा सके, उनकी शक्तियों का उनका विस्तार हो सके। वो बोलते हैं कि जो सरप्लस वैल्यू, जैसे हमने बताया कि सरप्लस वैल्यू का क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई कंट्री क्या है 50% किसी चीज़ का उसको बेनिफिट होता है, वो कंट्री के अपने अंदर उस बेनिफिट का उपयोग कर लेता है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें बचती हैं, तो वो सरप्लस वैल्यू जो बचा होता है, अतिरिक्त जो उसके पास क्या कहते हैं कि वैल्यू बचा है, वो अन्य राष्ट्रों में, कौन से राष्ट्रों में, जिनके पास कच्चा माल है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जो जिनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों के ऊपर है, वहाँ पे वो मार्केट तलाशने का प्रयास करते हैं, जिस कारण साम्राज्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है और उपनिवेशवाद के जो ऐसे जो गरीब राष्ट्र हैं शिकार होते हैं। तो वो कहते हैं कि यही सरप्लस जो वैल्यू है, यहाँ पे जो मैंने सरप्लस वैल्यू की बात की, कि यही जो सरप्लस वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वर्ल्ड सोसाइटी में फिर जो राष्ट्रों का कंडीशन या समाज की जो संरचना है अनइक्वल पे आधारित हो जाती है, क्योंकि जो गरीब राष्ट्र क्या करते हैं, गरीब राष्ट्र होता है कि कम दामों पे अपने सामान का, अपने कच्चा माल का, अपने संसाधनों का निर्यात करते हैं, जिससे जो आपके पावरफुल कंट्री है उसे आयात करते हैं, उन्हीं के संसाधनों से सामान बेचते हैं, फिर उन्हीं कंट्री में बेचने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े राष्ट्र हैं, जो पावरफुल कंट्री है, वो संसाधनों में तो पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब राष्ट्र है वो कमजोर हो जाता है, वो अपने ही संसाधनों का स्वयं उपयोग नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये राष्ट्र जो पावरफुल कंट्रियां हैं वो अपने साम्राज्यवादी और या फिर उपनिवेशवादी नीतियों का विस्तार उन गरीब राष्ट्रों में करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि जब इस तरह का समाज की जो संरचना है असमानता पे आधारित हो जाती है, इनइक्वल हो जाती है, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां हैं कैसे सरवाइव कर रही हैं। तो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों की दशा का जब अध्ययन करने का प्रयास करते हैं विचारक, तो उसी में ये डिपेंडेंसी थियरी आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये थियरी डेवलप हुआ था लगभग 1950 में, जिसको राउल प्रिविश और एंड्रे गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन ने डेवलप करने का प्रयास किया था। वो बताते हैं कि डिपेंडेंसी थियरी के अंतर्गत कि जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनकी निर्भरता
कैसे जो पावरफुल कंट्रियां हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उन पे कैसे होती है। तो इसको दो भागों में ये डिवाइड करते हैं, कोर यानी जो राष्ट्रों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कोर का मतलब होता है कि वो राष्ट्र जो केंद्र में है, जो शक्ति के केंद्र में है, जो निर्णयकर्ता के रूप में है। तो केंद्र में कौन हुआ, जैसे आपका यूएस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पेरिफेरी का क्या मतलब हुआ कि वो राष्ट्र जिनका कोर के इस राष्ट्र पे डिपेंडेंसी होता है, यानी इन राष्ट्रों की डिपेंडेंसी कोर के राष्ट्रों की होती है। तो इस श्रेणी में कौन आते हैं, जो कि पुअर कंट्रियां हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां हैं, जो कम विकासशील कंट्रियां हैं, जो विकसित होने का प्रयास कर रही हैं। अब कहते हैं कि डिपेंडेंसी थियरी के अंतर्गत जब ये दो भागों में डिवाइड करते हैं राष्ट्रों की श्रेणी को, तो कहते हैं कि जो कोर के राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो कच्चा माल को क्या है, आयात करते हैं। इस माल को इनके ये संसाधनों का आयात करते हैं। कहाँ से आयात करते हैं, जो पेरिफेरी कंट्री हैं, जो कम विकसित कंट्री हैं, जो गरीब कंट्री हैं, जो तृतीय वर्ल्ड के जो देश हैं, उनसे कच्चा माल को निर्यात करते हैं। अब इन्होंने मान लीजिए कच्चा माल को निर्यात कर लिया, तो जब ये निर्यात कर देते हैं कोर कंट्रियों को, तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि संसाधन तो इनके होते हैं, रिसोर्सेज इनके होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कौन उठा रहा है, कोर के कंट्री उठा रहे हैं। उन्हीं के मालों से बनाकर समुत्पादन करते हैं और उन्हीं के बाजार में वो बेच देते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये तो पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन ये राष्ट्र कहीं ना कहीं निरंतर गरीब होते चले जाते हैं। तो जो आपके राहुल प्रविश हैं या फिर फ्रैंक है या समीर अमीन, ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब तक इन राष्ट्रों की निर्भरता विकसित राष्ट्रों के प्रति होगी, तब तक इस तरह का शोषण चलता रहेगा और इस तरीके से नव उपनिवेशवाद की स्थापना होगी। यानी कि हमने उपनिवेशवाद में क्या पढ़ा था कि कैसे जो बड़ी कंट्रियां हैं उन राष्ट्रों में क्या कहते हैं कि अपने लोगों को वहाँ भेजते हैं, वहाँ बसाते हैं और वहीं के रिसोर्सेज से उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास करते हैं। तो डिपेंडेंसी थियरी के अंतर्गत ये समझाने का प्रयास करते हैं ये विचारक, ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैसे ये देश जो हैं, जो पुअर कंट्रियां हैं, नव उपनिवेशवाद का पुनः शिकार हो रहे हैं। और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक ये पेरिफेरी कंट्री हैं अपने संसाधनों का स्वयं उपयोग करना शुरू नहीं कर देते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ने का प्रयास करेंगे आपका वर्ल्ड सिस्टम थियरी। मैंने मार्क्सिस्ट थियरी के अंतर्गत मैंने कहा था कि आपका अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो डिपेंडेंसी थियरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, वर्ल्ड सिस्टम थियरी के बारे में भी पूछा जा सकता है, और खासकर और एक इसके साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके से प्रश्न कि कैसे मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विश्लेषित करने का प्रयास करता है। तो मैंने जितना अपने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में एंड लास्ट आज का आपका थर्ड वीडियो जो है, उसमें जितनी बातों को आप लोगों को मैंने समझाया है आप उसको लिख सकते हैं। अब डिपेंडेंसी वर्ल्ड सिस्टम थियरी क्या बताने का प्रयास करता है, इसके जो विचारक है इमैनुअल वॉलरस्टीन है। ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये वर्ल्ड सोसाइटी को या फिर इंटरनेशनल सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ वो बताते हैं कोर, दूसरी तरफ कहते हैं कि सेमी पेरिफेरी, और तीसरा थर्ड कहते हैं कि पेरिफेरी। इमैनुअल वॉलरस्टीन कहते हैं कि जो कोर के राष्ट्र हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि कोर के राष्ट्र का मतलब कि जो विकसित देश हैं, जो शक्ति के केंद्र में है, जो निर्णयकर्ता के रूप में है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, वो कोर कंट्रियां हुआ जो कि संसाधनों पे या वर्ल्ड सिस्टम पे या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे इनका प्रभुत्व और इनका शक्ति होता है। सेमी पेरिफेरी का मतलब क्या हुआ कि वो कंट्री जो कि संसाधनों में प्रवीण है, लेकिन फिर भी उनकी डिपेंडेंसी जो है कुछ हद तक कोर कंट्रियों के ऊपर बनी हुई है। यानी ये विकसित भी हैं और विकासशील देश दोनों श्रेणियों में आते हैं। इसको संक्रमणकालीन देश कह सकते हैं। यानी जैसे आप कह सकते हैं इंडिया को ले सकते हैं, चाइना इंडिया हुआ, और आपका बहुत सारी जो भी ऑस्ट्रेलिया हुआ, जो कि अब विकसित देशों की श्रेणी में आने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इनकी क्या है कि डिपेंडेंसी होती है, लेकिन जो डिपेंडेंसी होती है वो कम होती है। और पेरिफेरी कंट्री क्या है कि ये गरीब देश है, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ये सारी कंट्रियां क्या है पूरी तरीके से गरीब हैं और इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कोर कंट्रियों के ऊपर बनी हुई है।
तो जब कोर कंट्रियों के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी बनी हुई है, तो मैंने जैसे समझाया कि जो इनके रिसोर्सेज हैं, एक्चुअल में जो इनके रिसोर्सेज हैं, इनके रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज का बेनिफिट किसको मिल रहा है? कोर कंट्री को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो मतलब ये इनकी जो व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से इनके ऊपर निर्भर है। तो इमैनुअल वॉलरस्टीन बताने का प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम थियरी इस तरीके से बना हुआ है, इसीलिए जो सोसाइटी है, जो इंटरनेशनल जो एरेना है, वो इनइक्वल है, असमानता पे आधारित है, और ये असमानता तब तक बनी रहेगी जब तक उसमें संरचनात्मक बदलाव नहीं आ जा सकता, तब तक ये शोषण चलता रहेगा। तो होपफुली मुझे लगता है कि आज जो मार्क्सवादी थ्योरी मैंने शुरू से आप लोगों को बताने का प्रयास किया था, वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप, तो आप मुझसे हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ कि आप पूछ सकते हैं। और कुछ चीज़ों के लिए हमने कहा कि जो ऑनलाइन स्टूडियो का जो एक हम लोगों का जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, एक आपको क्या करते हैं कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको इस टॉपिक के अंतर्गत इन इन चीज़ों पे फोकस करना है। लेकिन इसके लिए मैं शुरू से कहती हूँ कि आप पुस्तक खरीदिए, आप टीचर से मिलिए, क्लासेस करने आइए, तो चीज़ें आप लोगों का क्लियर होगा। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ ग्रेजुएशन में पढ़ना है या पीजी में पढ़ना है। आगे जब आप नेट की तैयारी करेंगे या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे और मतलब लेक्चरर बनना चाहेंगे, तो इससे या मार्क्सवादी थियरी हो या फिर आदर्शवादी थियरी हो, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी, संरचनावादी, ये सारे थियरी से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर इस टॉपिक में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।